गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। जो अगला टॉपिक यानी 1853 का जो चार्टर एक्ट था, यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा और उसमें मैंने चार्टर एक्ट के पारित होने के कारण और चार्टर एक्ट के जो प्रावधान थे उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में आइए हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी कि 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके पारित होने के क्या कारण थे और वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसके एवज में 1858 के चार्टर एक्ट को पारित करने का काम किया गया। ओके, तो मैंने 1853 के चार्टर एक्ट में ही बताया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों में जो उनका इंटरफेयर था, जो हस्तक्षेप था, वह बढ़ता जा रहा था और यह बढ़ते बढ़ते 1853 के चार्टर एक्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के एक ट्रस्टी के रूप में काम कर रही है और जब चाहे तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो उसके अधिकार हैं, चाहे वह राजनैतिक या व्यापारिक अधिकार, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट उसे वापस ले सकती है। और 1853 के चार्टर एक्ट के कुछ ही सालों बाद 3-4 इयर्स लेटर क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हो गया। यानी कि भारत में जो भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष था 1857 का, वह हुआ और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए यह एक क्या हुआ, एक लाभ का विषय सिद्ध हुआ, एक बेनिफिट मिला और एक किसे चांस मिल गया। और उसके बाद भारत में 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इंडिया से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। तो आइए देखते हैं। देखिए, 1857 में हुए भारत में विद्रोह के बाद लॉर्ड पामर्स्टन, जो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, उसने संसद में भारत के लिए एक नए एक्ट को पारित करने के उद्देश्य से एक बिल पेश किया जिसमें ब्रिटिश संसद तथा महारानी की सत्ता का उल्लेख किया गया था। कहा गया था कि अब भारत पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट और महारानी यानी कि जो उस समय महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटिश क्राउन था, उनके शासन का उल्लेख किया गया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने बचाव में संसद में एक बिल पास किया। ओके, अपने बचाव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या किया, संसद में एक बिल पास किया। ब्रिटिश संसद के द्वारा यह तय किया गया कि भारतीय प्रशासन का हस्तांतरण 12 फरवरी 1858 को महारानी के हाथों में कर दिया जाए। ठीक है, फिर इससे संबंधित संसद में बिल पास किए गए। इसके बाद बिल का पास किए जाने लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बचाव में कहा कि जो 1857 का भारत में विद्रोह चल रहा है, ये ऐसा कारण है, ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन यानी कि किसी ऐसी राजनीतिक पावर के हाथ में सत्ता देना उचित नहीं है, क्योंकि यह एक संक्रमण का काल है। ठीक है, तो अपने बचाव में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसका बचाव किया कि ऐसा समय चल रहा है जब इस समय क्या हो सकता है ऐसा। और साथ ही साथ यह भी कहा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन था, यह कंपनी के कार्यों में बार बार हस्तक्षेप करता था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की गतिविधियां क्या थी, कंपनी के खिलाफ थी और बार बार हस्तक्षेप करने के कारण कंपनी निर्णय लेने में उसे प्रॉब्लम होती थी और उस प्रॉब्लम की वजह से उससे कुछ गलतियां हुई, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ। ओके, तो बार बार ऐसी बातें कही जा रही थी। तो बाद में चल के पामर्स्टन ने कहा कि पामर्स्टन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसने कंपनी यानी कि उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट और महारानी के सपोर्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह कहा कि चूंकि जो कंपनी है, कंपनी का काम सिर्फ व्यापारिक अधिकार है, सिर्फ व्यापार करना है, कंपनी राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप न करे। ओके, तो बार बार और आगे चल के पामर्स्टन ने और कहा कि यह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह इसका जो काम है, इसका जो सिद्धांत है, यह राजनैतिक और प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी नहीं है,
इसका काम सिर्फ व्यापार करना है। और साथ ही साथ उसने ये कहा कि ये जो कंपनी है न तो संसद के प्रति जिम्मेदार है, न जो भारत के लोग हैं जिनके प्रति यह कार्य कर रही है न उनके प्रति जिम्मेदार है, और न ही महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के प्रति यह जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। यह सिर्फ क्या करती है, ये यहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी का, यह कुछ ऐसे लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन है या संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिर्फ व्यापार के लिए काम करते हैं। ओके, बाद में यह तय किया गया कि आगे चल के ब्रिटिश संसद के द्वारा तय किया गया कि भारतीय प्रशासन का हस्तांतरण किया जाएगा और इसका काम 12 फरवरी 1858 से महारानी के हाथों में करने की कोशिश की जाएगी और इससे संबंधित संसद में बिल पास किया जाने लगा। ओके, तो बिल पास किया जाने लगा, तो इसके लेके 2 अगस्त 1857 को यह बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ और फिर महारानी विक्टोरिया का इस पे हस्ताक्षर हुआ। फिर दोनों सदनों में यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पामर्स्टन का मेजोरिटी थी, उसका बहुमत था, इसीलिए यह बिल का विरोध नहीं हुआ और दोनों सदनों में आसानी से पास हो गया। डर्बी जो था, डर्बी ने इस बिल को पास किया, जो यानी कि जो फरवरी महीने में जो पामर्स्टन ने बिल बनाया था उसी का थोड़ा बहुत संशोधित रूप था और पामर्स्टन के बिल का ही संशोधित रूप पारित किया गया था। फिर 1 सितंबर 1858 को यानी 1 सितंबर 1858 को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो कंपनी के निवेशक थे, इन्होंने क्या किया, अपनी अंतिम मीटिंग की और अपनी अंतिम मीटिंग करने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में 250 वर्षों से 250 ईयर्स से जो शासन चला आ रहा था, जो प्रशासन करते आ रहे थे, इन्होंने क्या किया, महारानी विक्टोरिया को सुपुर्द कर दिया, यानी ब्रिटिश क्राउन को उनके हाथों में दे दिया। तो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक अधिकारों की समाप्ति हुई। ठीक है, अब देख लीजिए 1858 के एक्ट के पारित होने के कारण क्या थे। तो सबसे पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत करना। ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत किया जाए, इसके लिए काफ़ी जोर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति की जाए और ब्रिटिश पार्लियामेंट इसे अपने हाथ में ले। ठीक है, दूसरा था भारत में राजाओं की सत्ता को समाप्त किया जाना, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, भारत में राजाओं की सत्ता को समाप्त कर रही थी। अभी हाल ही में 1856 में 1856 में कुशासन का आरोप लगा के, यानी कि कुशासन का आरोप लगा के क्या कर दिया गया, अवध प्रांत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने राज्य में विलय कर लिया। तो ये भी बातें थी और बार बार हर चार्टर एक्ट में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यह उल्लेख किया जाता था कि कंपनी भारत में अपने राज्य विस्तार की नीतियों को नियंत्रित करे, लेकिन कंपनी इस मामलों से बाज नहीं आ रही थी। तीसरा देखिए, भारतीय सेनाओं को युद्ध के लिए बाहर भेजना। भारतीय सेनाओं को युद्ध के लिए बाहर भेजना भी एक वो था समझ, क्योंकि इसका बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा था। क्योंकि जो भारतीय सेनाएं थीं, एक तो उनका समुद्र पार जाना भारतीय धर्म के खिलाफ था, तो इसको लेके भी विरोध था, तो चाहते, लेकिन बाद में चल के वही काम हुआ। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और भी जब युद्ध हुआ तो भारतीय सेनाओं को दूसरे देशों में दूसरे मोर्चों पे भेजने का भी काम किया गया था। फिर था अवध के तालुकदारों को भूमि न दिया जाना, यानी अवध के जो तालुकदार थे उनको भूमि उपलब्ध नहीं कराई, क्योंकि बाद में चल के ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी राजनैतिक नीतियां थी उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रोकने का काम किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि फिर से भारत में 1857 जैसा कोई विद्रोह हो। तो पांचवा था धार्मिक क्षेत्र में दखलंदाजी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार भारतीयों के धार्मिक क्षेत्र में दखलंदाजी कर रही थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसा नहीं चाहती थी। ओके, इसको लेके भी दबाव था, क्योंकि भारत में इस समय सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। फिर देखिए जो लास्ट था छठा, 1857 के विद्रोह को बर्बरता पूर्वक दबाना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1857 के विद्रोह को बर्बरता पूर्वक दबाने का काम किया, जिसका ब्रिटेन में भी आलोचना हुई, यानी ब्रिटेन में भी जिसकी प्रतिक्रिया हुई, ब्रिटेन वासियों ने इसकी निंदा की और निंदा करने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे दबाव बढ़ा और दबाव बढ़ने के साथ ही साथ
अब भारत से कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की प्रक्रिया चलने लगी, जिसकी परिणति इसकी समाप्ति के रूप में। अब अगले वीडियो में हम लोग 1858 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधान क्या थे, उसके मुख्य प्रावधान थे, यानी कि जो ये बिल संसद में पास हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, तो वहाँ पे ब्रिटेन में क्या चेंजेस हुए होम गवर्नमेंट में, और साथ ही साथ इंडिया में क्या चेंजेस हुए, यानी कि इस 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधानों के बारे में चर्चा की जाएगी। ओके, तो धन्यवाद तब तक के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो अगला टॉपिक है, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कारण और उससे भी रिलेटेड जो भी गतिविधियां थी उसका हम उल्लेख कर रहे थे। उस वीडियो में हमने व्याख्या किया। इस वीडियो में स्पेशल रूप से 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधानों की चर्चा की जाएगी, यानी कि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधान क्या थे, प्रोसीजर क्या थे। ओके, तो इसमें दो टॉपिक्स पे चर्चा की जाएगी। पहली जो होगी वह होगी 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो स्टेट ऑफ हाउस था, यानी जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था या इंडिया स्टेट कहा जाता था, जो लंदन में हुआ करता था, यानी कि होम गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ब्रिटेन से चलती थी। और फिर भारत में क्या परिवर्तन किए गए, यानी कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या परिवर्तन किए गए, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वहाँ पे 1858 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के प्रावधानों में गृह सरकार से संबंधित यानी होम गवर्नमेंट से संबंधित क्या परिवर्तन किए गए। तो इसमें देखिए, पहला है अब भारत का शासन था, चूंकि 1858 के चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। और अब लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जगह पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई, और इसके लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई। और इसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड हिज काउंसिल। ओके, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर चार्ल्स वुड को बनाने का काम किया गया, जो अगले 7 वर्षों तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेंगे। ठीक है, और टोटल भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के नाम पे किया जाएगा। ओके, महारानी के नाम पे किया जाएगा। इसको लेके भारत में का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय की भी पदवी दी गई, यानी कि जब भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस से रिलेटेड मैटर्स को देखता था तो उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। और वहीं जब इंडिया के प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड मैटर्स को देखता था तो उसे वायसराय कहा जाता था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आते थे। तो भारत के सभी प्रशासनिक और राजस्व संबंधी अधिकार सब क्राउन को दे दिया गया, यानी कि भारत के जितने राजनैतिक और प्रशासनिक और राजस्व संबंधी अधिकार थे वह ब्रिटिश क्राउन को हैंड ओवर कर दिए गए। ओके, तो अब उसमें कुछ चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर हो या वायसराय से रिलेटेड पावर हो या जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुआ करती थी, सबके पावर्स क्या कर दिए गए। अब जो ब्रिटिश क्राउन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन चलेगा इंडिया में। दूसरा था 1858 के चार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर दिया गया। कुछ समय के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाए रखा गया था, लेकिन मेनली कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर दिया गया और इनकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हिज काउंसिल को स्थापित किया गया और इनकी संख्या 15 रखी गई। 15 में से 15 रखी गई। 15 में से जो 8 थे वह ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे और जो 7 मेंबर्स थे वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त किए वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और आगे ये भी कहा गया कि इन 7 सदस्यों को जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करती है, आगे आने वाले समय में यह अधिकार ब्रिटिश क्राउन को ही दे दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि 8 सदस्य तो क्राउन नियुक्त करता था, 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करते थे, लेकिन ये भी कहा गया कि आगे आने वाले समय में इनकी 7 सदस्यों की जो नियुक्ति होगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह ब्रिटिश क्राउन ही करेगा। और साथ ही साथ कहा गया 15 में से 10 सदस्य लगातार, यानी कि ऐसे लोग इसके सदस्य बनाए जाएंगे जो 15 में से 10 सदस्य जो ऐसे होंगे सेक्रेटरी स्टेट काउंसिल के, जो 10 जिनमें से 10 सदस्य लगातार 10 वर्षों तक भारत में कार्यरत रहे हों और इन अपने कार्यकाल के, यानी इन 10 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने क्या किया हो, भारत न छोड़ा हो। उन 15 में से 10 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा जो भारत में लगातार 10 वर्षों तक उनका कार्यकाल रहा हो और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत छोड़ने का प्रयास न किया हो, यानी भारत से ब्रिटेन या दूसरी जगहों न गए हो। ठीक है, तीसरा है कार्यकाल का जो था इसका अनिश्चित था। ठीक है, कोई कार्यकाल नहीं था। ब्रिटिश पार्लियामेंट तथा क्राउन, यानी कि जो सेक्रेटरी स्टेट था उसके अध्यक्ष और उसके मेंबर्स को ब्रिटिश क्राउन हटा सकता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने मेजॉरिटी से हटाने का काम कर सकती, यानी कि 2 लोगों को हटाने का पावर दिया गया। प्रत्येक सदस्य को जो वेतन दिया जाता था एनुअली जो था वह 1200 पाउंड्स प्रति वर्ष, वो भी भारतीय फंड से दिया जाता, जो भारतीय आय होती थी उनसे। और साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्य भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सीधा संबंध रखना था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो कार्य था भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल और वायसराय है एक ही पद होते थे, उनके साथ सीधा संबंध रखना था। और इंडिया स्टेट की मीटिंग में जो, यानी कि जो इंडिया स्टेट ऑफ काउंसिल की जो मीटिंग होती थी उसमें से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसकी अध्यक्षता करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कास्टिंग वोट का भी पावर था। कास्टिंग वोट के पावर के साथ साथ यह अपने काउंसिल के डिसीजंस को ओवर रूल कर सकता था, ओवर रूल करके यह निर्णय ले सकता था। लेकिन इस ओवर रूल का कारण उसे क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना होता था। ओके, लेकिन अगर वैसी यानी भारत में शांति स्थापित करने से संबंधित अगर कोई मामला हो और साथ ही साथ युद्ध से संबंधित कोई मामला हो तो उसमें वह तात्कालिक डिसीजन ले सकता था और इसका कारण उसे नहीं बताना होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ठीक है, देखिए इसकी जो मीटिंग होती थी और साथ ही साथ जो वित्तीय मामले होते थे, वह वित्तीय मामलों में इसे अकेले डिसीजन लेने का पावर नहीं था। जो यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी जो काउंसिल हुआ करती थी वह वित्तीय मामलों में निर्णय लेने का काम करती थी। जो इसकी मीटिंग होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की यानी स्टेट काउंसिल की, वह सप्ताह में एक बार जरूरी थी, यानी एक बार सप्ताह में मीटिंग होनी आवश्यक थी। साथ ही साथ जो कोरम था 15 में से 5 सदस्य मीटिंग कर सकते थे। ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यदि चाहे तो काउंसिल के सदस्यों को बिना बताए ही कोई आदेश क्या करता था, भारत के गवर्नर जनरल को दे सकता था, लेकिन इसका कारण बताना जरूरी था। परंतु अभी मैंने बताया शांति और युद्ध के काल में इसका कारण नहीं बताया जा सकता था। साथ ही साथ अपनी अनुपस्थिति में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, उसे डिसीजन लेने का अधिकार था, यानी कोई निर्णय लेने का अधिकार था, लेकिन वह तभी मान्य होता था जब उस पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सिग्नेचर होता था। ओके,
जो पांचवा था वो पांचवा ये था कि 7 वर्षों के लिए सर चार्ल्स वुड को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया। साथ ही साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, बजट यानी आय व्यय का जो ब्यौरा होता था, वह हर साल ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसे पारित करना होता था, दिखाना होता था। साथ ही साथ देश के भौतिक तथा नैतिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संसद में पेश करना होता था। यानी भारत में क्या नैतिक जो विकास हो रहा है, नैतिक और साथ ही साथ राजनैतिक और जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में हर साल रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को बतानी होती थी बजट के साथ साथ। यदि क्राउन की सेना द्वारा किसी युद्ध से संबंधित कोई आदेश भेजा जाना था, यानी अगर कोई ब्रिटिश क्राउन उसके द्वारा कोई सेना को आदेश युद्ध संबंधी भेजा जाना था, तो इसकी सूचना निश्चित समयावधि में दोनों सदनों को देना आवश्यक था। एक निश्चित समय था, इसके अंदर क्या होता था, डायरेक्ट तो आप आदेश दे सकते थे, लेकिन उसके बाद एक निश्चित समय यानी टाइम के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों को इसकी सूचना देना बोर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्य था और आवश्यक भी था। देखिए जो छठा था, इसके तहत नियुक्ति के अधिकारों को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा इंडिया काउंसिल के मध्य बांट दिया गया। यानी जो भारत में गवर्नर जो नियुक्ति के अधिकार थे, उन नियुक्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वह भी नियुक्त कर सकता था। साथ ही साथ उस जो इंडिया काउंसिल थी, जो वहाँ पे भारत परिषद थी, उसके मध्य नियुक्ति का बंटवारा कर दिया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को उसकी समाप्ति कर दी गई बात। ओके, तो ये रहा आपका 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत प्रावधान क्या थे। अभी भारत में क्या किया गया, भारत में मैंने बताया कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, ठीक है, और गवर्नर जनरल के ऑफिस को और स्ट्रांग किया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल जब प्रिंसली स्टेट के कार्य को देखता था तो उसे वायसराय कहा जाता था, और जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रोविंसेस से रिलेटेड मैटर्स को देखता था तो उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। यानी कि ये चेंजेस इस दौरान लार्ज स्केल पे किए गए। फिर एक आ गया राज्यों में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, यानी कि राज्यों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। जो राज्य होते थे वैसे स्पेशल रूप से वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, और गवर्नर जनरल की संस्था यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति जो होता था वह क्या करते थे, गवर्नर जनरल की संस्तुति पर ब्रिटिश क्राउन करता था। और ब्रिटिश जबकि प्रांतों के गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल की संस्तुति पर, यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, किसी वैसा राज्य होता था जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाता था, उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल की सिफारिश पे ब्रिटिश क्राउन करता था। लेकिन वहीं पे जो स्टेट होते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उनके गवर्नर की जो नियुक्ति होती थी, अपॉइंटिंग होती थी, वह गवर्नर जनरल की सिफारिश पे इंडिया काउंसिल करने का काम करती थी। यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हिज इंडिया काउंसिल थी, वो उसकी काम करने की उसको नियुक्त करने का अधिकार था। यानी और जो वैसे अधिकारी थे उनकी नियुक्ति के लिए क्या होता था, उनकी नियुक्ति के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे जिन्हें आईसीएस एग्जाम्स कहते थे। ओके, इन आईसीएस एग्जाम्स में सेक्रेटरी ऑफ कंट्रोल थे या सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट था कमेटी थी, यानी कि वह क्या होता था, वो इसकी सहायता से जो भी पेपर वगैरह या जो भी चीज़ें बनानी होती थी वह बनाने का काम करती थी। ठीक है, अब था जो मिलिट्री सदस्यों की नियुक्ति थी वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा उसकी परिषद करती थी। भारत में जो मिलिट्री सदस्य थे उनकी जो नियुक्ति करती थी वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल करने का काम करती थी। साथ ही साथ भारत में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बजट तथा प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होती थी वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी। ओके, और साथ ही साथ भारत में जितनी भी संधियां होती थी, जो भी युद्ध के बाद जो भी ट्रीटीज होती थी, संधियां होती थी, वो संधियां करने का अधिकार यानी ट्रीटी करने का अधिकार क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल के पास था। यानी कि भारत में भी अगर देखा जाए तो टोटल जितने भी अधिकार थे वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी काउंसिल को दे दिए गए थे। ओके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी
का जो सैनिक बल था, भारत सचिव उसकी परिषद को बिना परिवर्तन हस्तांतरित किए जाएंगे। भारत भेजे जाने वाले युद्ध संबंधी आर्डर को 3 महीने के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट अवगत कराना होगा। ये भी कहा गया कि भारत भेजे जाने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैनिक बल था वह सीधे क्या कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हस्तांतरण कर दिया गया। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वह 3 महीने के अंदर, यानी भारत से संबंधित जो भी मामले होंगे, जो भी यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे, उनसे रिलेटेड मैटर्स 3 महीने के अंदर इस मामलों से ब्रिटिश पार्लियामेंट को अवगत कराना जरूरी होगा। ठीक है। फिर ये भी नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। मैंने बताया भी था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय की पदवी दी गई, यानी कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से, प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड जब मैटर देखता था तो इसे वायसराय कहा जाता था, और गवर्नर जनरल से रिलेटेड मैटर्स देखता था यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस से तो गवर्नर जनरल कहा जाता। ठीक है। साथ ही साथ बाद में चल के इलाहाबाद में एक 1858 में एक रॉयल दरबार लगा, जिसे प्रोक्लेमेशन ऑफ महारानी विक्टोरिया कहा जाता है। महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र कहा जाता है, इसमें 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को का ऐलान किया गया। ठीक है। तो अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन में ये बातें आती हैं कि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया, भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनैतिक, प्रशासनिक और साथ ही साथ व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति कर दी। और समाप्ति के बाद भारत पे ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल हो गया। ओके। साथ ही साथ ब्रिटेन ने क्या किया, जो होम चार्जेस थे लंदन में, जो एक स्टेट ऑफ काउंसिल बनाई गई, स्टेट ऑफ काउंसिल यानी स्टेट ऑफ जो सेक्रेटरी था वहाँ का, साथ ही साथ जो इंडिया काउंसिल बनाई गई उसके जो 15 मेंबर्स हुआ करते थे, उनका टोटल खर्च अब इंडिया से दिया जाने लगा। पहले भी था लेकिन अब क्या होने लगा, उनके खर्च बढ़ते गए। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इसने यहाँ पे ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी जो थी, भारत से धन का बहिर्गमन काफ़ी तेज़ी के साथ करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ अब भारत पे ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन का कंट्रोल पूरी तरह हो गया, यानी अब यहाँ की हर गतिविधियों के मैटर को परिवर्तित करने का काम ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी। तो ओके, तो ये रहा आपका 1857 से रिलेटेड जो इंडिया एक्ट थे, उससे चाहे वह होम गवर्नमेंट से संबंधित परिवर्तन हो, चाहे वह भारत से संबंधित। तो भारत से बहुत कम परिवर्तन किए गए रिलेटेड संबंधी, लेकिन सबसे ज़्यादा परिवर्तन किए गए तो होम गवर्नमेंट से रिलेटेड वहाँ पे परिवर्तन किए गए। ओके, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ ऊपर बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे अगला वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो। तब तक के लिए धन्यवाद।